बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो रवा हफ्ते इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मोटरवे पर पेश आया जब खातून लाहौर से गुजरांवाला के लिए निकली और जिस अंदाज में उनके साथ गैंग रेप हुआ, इस पर अभी थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, जो कि IG पंजाब इनाम गनी साहब के साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 दिन गुजर जाने के बाद आवाम को ये बताया गया कि इसके जो मुल्ज़िमान हैं उन तक पुलिस पहुंच गई है। दोनों के हवाले से बाकायदा तफसीलात जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई और कहा गया कि उसमें से जो एक मुल्ज़िम है आबिद अली, वो पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता रहा है और 2013 में भी ये एक इसी किस्म के इंसिडेंट में पकड़ा भी गया था, उसमें मुलव्वस था, जिसमें इसने घर में घुसकर एक माँ और उसकी बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया था। अब ये आज का ये जो इंकशाफ है जो कि IG की तरफ से किया गया है, ये CCPO लाहौर के लिए जो है वो आई ओपनर होना चाहिए। जो कहते थे कि बाहर इस वक्त क्यों निकली, अकेले क्यों निकली, ये रास्ता क्यों लिया, क्योंकि इसी मुजरिम या मुल्ज़िम के हवाले से खुद IG पंजाब बता चुके हैं कि पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रहा है और इसने घर में जाकर इसी तरह की एक घिनौनी हरकत की थी। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्द ही जल्द इनको पकड़ भी लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो उनके अरेस्ट के हवाले से ख़बरें चल रही हैं वो गलत हैं। अभी ये अरेस्ट नहीं हुए, पुलिस को देखकर ये भाग गए, फ़रार हो गए और इनकी तलाश जारी है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम कराची के हवाले से, जो कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जो कराची के बारिश के बाद हालात हुए, लगता ऐसे था कि तमाम लोग जो है अब वो कराची को ठीक करने के लिए एक साथ आ गए हैं, मुत्तफ़िक़ हैं और चाहते हैं कि ये शहर जो है वो पहले की तरह इसकी रौनक़ें बहाल हों, जो यहाँ पर मामलात हैं, मसाइल हैं, वो हल की जानिब जाएं। और वज़ीर आज़म फिर इस ज़मन में हमने देखा कि कराची गए भी, 1100 अरब का कराची पैकेज भी अनाउंस हुआ, लेकिन अभी इस पर काम शुरू ही नहीं हुआ। लगता ऐसे है कि ये मामला पहले ही थम गया है और जो बयानात आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। कोई कहता है कि हमारा इतना फ़ीसद हिस्सा था, वफाक की तरफ से कहा गया, फिर सिंध की तरफ से बताया गया कि नहीं हमारा हिस्सा ज़्यादा है, आपका शेयर जो है वो बड़ा कम है, हम इतने अरब लगा रहे हैं, आप इतने अरब दे रहे हैं। मामला ये है कि कराची के अवाम तो देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो एक ब्लेम गेमिंग फिर से जो चल रही है, ये कब जाकर ख़त्म होगी और कब कराची के अवाम को वाकई कोई रिलीफ मिल सकेगा। मैं पहले बताना चाहूँगी आपको, बल्कि सुनवाना चाहते हैं हम, जो तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं MQM, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कराची पैकेज अनाउंस होने के बाद से क्या स्टेटमेंट्स जो हैं वो तीनों जमातों की तरफ से आती रही। इत्तेफाक राय हुआ कि जब ये बल्दिया की हुकूमत चली जाए फिर सब मिलकर कराची में कुछ काम करने की कोशिश करें, कहीं गलती से इसका सियासी फायदा MQM ना उठा ले। इसमें भी खुश है, उससे उम्मीदें भी बंधवाई हैं, लेकिन खदशात ने उस वक्त यकीन की शक्ल इख्तियार कर ली। पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा कोई नहीं मिला। सूबाई हुकूमत इसका जवाब दे सकती है, दे। फाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है तो वो जवाब दे। कम से कम कराची से रहने वाला उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। ये कहना कि जी उनको तखमीना, बाद में ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ पे नुकसान आ जाता है तो आप जाके तखमीने तो लगाते हैं ना, कि तखमीने के बगैर हम पैसे दे दें सिंध हुकूमत को, जो कि हम देंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं देंगे, जो कि आपको पता है क्यों नहीं देंगे। वहां से आवाज आई बिलावल साहब की कि तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी है। विफाक ने कहा कि अगर आपको दे दिया तो यकीनी तौर पे किसी ना किसी के बाप के अकाउंट से जरूर निकलेगा। सो जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट है और इस किस्म की बयानबाजी हो रही है, सो ऐसे में कराची के लिए 1100 अरब का जो पैकेज अनाउंस कर भी दिया गया और अभी उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो क्या वाकई कराची के अवाम ये उम्मीद रखें कि ये वादे जो हैं या ये अफराद जो इस वक्त दावे कर रहे हैं उनको रिलीफ देने के, ये डिलीवर भी कर पाएंगे। आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इसी चीज़ पर आपका मौक़िफ़ चाहूँगी कि 1100 अरब रुपए खर्च होने का मतलब तो ये हुआ कि 3 सालों में जो कह रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम मनसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे, तो इस हिसाब से तो अगले 3 साल तक रोज़ाना 1 अरब रुपया जो है वो कराची पे खर्च होना चाहिए।
अभी तक तो इनके बयानात काम शुरू नहीं हुआ, बयानात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। सो क्या उम्मीद क्या है आपकी, क्या होगा 1100 अरब का? बहुत शुक्रिया सादिया, आपने मौका दिया। आपने जो इब्तदा में गुफ्तगू फरमाई और जो क्लिप सुनाए उसको सुन के ही आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक तमाशा लगा दिया है। यानी कोई कह रहा है कि 700 अरब रुपए हमारे हैं, कोई कह रहा है 300 अरब हमारे हैं, कोई कह रहा है कि किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये सब जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको ये एहसास नहीं है कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। भाई ये कराची का पैसा है। कराची को अगर ये पैसे मिलेंगे तो कोई एहसान नहीं है, या हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कराची के लोगों का हक है। आप कराची से कमाते हैं, पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है कराची की वजह से, तो आपको कराची पर खर्च करना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हर स्टेक होल्डर, जिसको कह लें आप, सूबाई हुकूमत या वफाक, ये अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों 2-4 माह पहले कोरोना का जब इशू आया हुआ था, उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान में एक सियासी कशमकश जारी थी। इतना अहम मसला है कि इस बारिशों के अंदर पूरा शहर डूब गया। सुजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांढी, ये वो इलाके हैं जो कराची की गरीब आबादियां हैं। इन यहाँ पर घरों में 8-8 फीट पानी खड़ा हुआ था। लोगों के घरों का सामान तबाह हो गया। जिन फैमिलीज ने अपनी बच्चियों के जहेज के सामान जमा किए थे उन सब को वो सब तबाह हो गए। और अब इसके ऊपर ये तमाशा लगा हुआ है कि मैं इतने खर्च कर रहा हूँ, मैं उतने खर्च कर रहा हूँ। और जब हम ये बात कहते हैं कि पिछले 4 साल से हमारी बल्दियाती हुकूमत जो मुत्तहदा के पास, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास इसका मैंडेट था, हम 4 साल से ये रोना रो रहे थे कि कराची की तरफ आप तो तवज्जो करें, कराची तबाह हो रहा है, इसको फंड जारी किए जाएं। बदकिस्मती से जब बल्दियात का पूरा टाइम पूरा हो गया, उसके बाद ये तमाम कुव्वतें यहाँ पर आकर अब ये सोच रही हैं कि कराची का मसला है। अच्छा, शायद हम ये साबित करने में तो कामयाब हुए हैं। इसके क्या मुहर्रिकात क्या समझ में आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं एक तो ओवरऑल बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली आप पीटीआई के इत्तेहादी भी हैं, कि उनकी हुकूमत के साथ आपके इस कराची पैकेज पर या कराची के तमाम मामलात पर रिजर्वेशंस क्या हैं, और ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत, मकामी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत ख़त्म होने का इंतज़ार किया गया ये इनायतें करने के लिए कराची पर, सो इसका सबब आपको क्या समझ में आता है? ये देखें, 2 साल से तो हम वफाक में हुकूमत के साथ शामिल रहे हैं, और इस 2 साल में जब हम हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो हमने इब्तदा में ही 13 पॉइंट के ऊपर इनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें कराची के लिए एक बड़े पैकेज की हमने डिमांड की थी। उस 2 साल के अरसे में कराची के लिए 1 अरब रुपया इन्होंने सिर्फ जारी किया है, जो KMC को जारी हुआ है। हमसे वादे किए गए कि बजट से पहले 6 अरब जारी हो जाएंगे, और ये सितंबर चल रहा है, सितंबर तक 18 अरब मजीद जारी हो जाएंगे। ये पूरे 25 अरब का पैकेज कहाँ गया, हवा में तहलील हो गया, हमें नहीं मालूम। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने 162 अरब का यहाँ पर आकर पैकेज का ऐलान किया। कहाँ गए वो 162 अरब रुपए? जारी हुए नहीं हुए, कुछ पता नहीं। अभी भी एक अजीब सूरत हाल है, आदाद व शुमार का एक अजीब, लोगों ने फिगर्स के ऊपर बहस व मुबाहिसा शुरू किया हुआ है। देखें, यहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवेज के ऊपर कहा जा रहा है कि 250 अरब रुपए खर्च होंगे, जो कि चाइना से लोन लिया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट होगा। अब वो कौन सी पब्लिक प्राइवेट पार्टी होगी जो आएगी, यानी तो अभी तो हवाओं में है ये सारी चीज़ें। इसमें बड़ी तादाद ऐसी है कि जो पहले से बजट के अंदर प्रोजेक्ट रखे गए हैं, उन्हीं को 1100 अरब रुपए में दिखा दिया गया है। ये K4 का मंसूबा, ये मैं आपसे अगला सवाल करने भी लगी थी कि बहुत सारे लोग वो 162 अरब रुपए के पैकेज का जब जिक्र करते हैं, और जब यहाँ पे मंसूबे 1100 अरब के पैकेज में रखे गए हैं, तो वो सवाल उठाते हैं कि इस पैकेज के अंदर नया कुछ नहीं है, वही पुराने मंसूबे हैं, उन्हीं को इसमें शामिल कर दिया गया है। सो आपको लग रहा है इस पे असद उमर साहब, वफाकी वजीर, वो कहते हैं कि जनाब अगर कराची में हमने काम शुरू नहीं किया फौरी तौर पे तो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, तो फिर काम हो क्यों नहीं रहा? रुकावटें क्या हैं? बयानात ही बयानात अभी तक तो हम सुन रहे हैं।
देखिए, ओनरशिप नहीं है, कराची को किसी ने मानना ही नहीं है। कराची के अंदर कौन लोग रहते हैं उनके साथ उनका कोई एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छा सलूक या उनको पाकिस्तानी ही नहीं समझा जाता। बदकिस्मती से मुझे नहीं कहना चाहिए ये बात, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ कि उनको पाकिस्तानी ही नहीं समझा जाता। ये शहर कमा के दे रहा है। यहाँ पर अभी आपने देखा कि बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात किए गए हैं, एक भी उर्दू बोलने वाला नहीं मिला। चलें, उर्दू बोलने वालों को आप एक तरफ रख दीजिए, क्या कोई पंजाबी मिला इनको, कोई पख्तून इनको मिला? इनको कोई और मिलता ही नहीं है, सिर्फ सिंधी बोलने वाले अफराद हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई शिकवा या नफरत नहीं है। लेकिन भाई बराबरी का हक है, हम भी सूबे के अंदर रहते हैं, इस पूरे पाकिस्तान को कमा के देते हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएं? ना हमें नौकरियां दी जाती हैं, ना हमें इख्तियार दिया जाता है, ना इस शहर के अंदर पानी दिया जाता है, ना इस शहर के लोगों को सही गिना जाता है। और जब फिर हम इन सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि भाई आप इख्तियारात देने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के दे दीजिए, एक सूबा बना के दे दीजिए, ताकि हम कम से कम अपने इस शहर को तो सही कर सकें। और जब हम इस शहर को सही करेंगे तो अल्टीमेटली इसका फायदा सिंध को भी होगा, इसका फायदा पूरे पाकिस्तान को होगा। तो उसके ऊपर भी चिराग पा हो जाते हैं। नहीं, ये तो अजीब मजाक है, बिल्कुल तारीख को, हिस्ट्री को गलत बयान करते हैं कि सिंध जो है धरती माँ 5000 साल से, जब ये धरती माँ कहते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। धरती माँ ये पाकिस्तान है, सिंध नहीं है धरती माँ। ये सिंध अलग मुल्क नहीं है, सिंध इस पाकिस्तान का हिस्सा है। इस धरती माँ को तो तकसीम इन्होंने किया था, उठा के देख लेना 71 में क्या हुआ था, 72 में जब बांग्लादेश बना है तो कौन लोग जिम्मेदार थे? तो इन्होंने तो धरती माँ को उस वक्त तकसीम किया था। अब हम इख्तियारात के लिए जब इनसे कहते हैं, अच्छा सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि कराची या सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर नहीं आ सकेगा। हम सबको इस बात पर अब गौर करना चाहिए, ख़ास तौर से रियासत को ये फैसला करना चाहिए कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को कमा कर दे रहा है, क्या उसको इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा? क्या उस शहर के लोगों को इसी तरह नौकरियों से बेदखल रखा जाएगा? क्या उस शहर के लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलतों से बिल्कुल दूर रखा जाएगा? यहाँ के तालीमी इदारों को तबाह किया जाएगा? ये वो शहर था जिसका तालीम के हवाले से लिटरेसी रेट सबसे हाई था। यहाँ के लोग तालीम याफ्ता थे, यही लोग पूरे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करते थे। इस शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं, सिंध के शहरी इलाकों को तबाह करने पर तुले हुए हैं इस पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए। आमिर खान साहब, आई एम श्योर ये बात कि यहाँ पर कोई तब्दीली आ सकेगी। कई बार पहले भी ठीक है, ये क्योंकि बड़े लोग बात करते हैं कि एमक्यूएम ने कराची को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात पहले क्यों नहीं की। आई एम श्योर एमक्यूएम भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती होगी, क्योंकि कई साल जो है वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयर आपने की है। लेकिन अभी के जो हालात हो गए हैं, इसका हल क्या है? क्या जो आप लोगों की डिमांड है वज़ीर आज़म साहब तक पहुंची है? ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पर आपकी इत्तेहादी जमात, हुक्मरान जमात पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? वो क्या समझते हैं कि ये हल हो सकता है कि कराची को या तो हम कोई स्पेशल स्टेटस दे दें या अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें? देखें, कोई स्पेशल स्टेटस तो मसले का हल नहीं है। मसले का हल यही है कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का इजाफा किया जाए। सारी दुनिया के अंदर होता है, कोई स्पेशल, कोई पाकिस्तान के अंदर ये मुतालबा हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आइन के अंदर मौजूद है, तरीक़ाकार मौजूद है। हाँ, उस जो तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है उसके हिसाब से तो अगले 100 साल तक भी पाकिस्तान के अंदर एक सूबा भी नहीं बन सकता। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आर्टिकल 239(4) को भी ख़त्म कीजिए। आप आइन है ना, आइन के अंदर तरमीमें इतनी हुई हैं, एक मजीद तरमीम कीजिए कि सूबों को बनाने के लिए कोई आसान तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें हर इलाके के लोगों को अपना एक इख्तियार मिले। हजारावाल के अंदर एक सूबे की तहरीक चल रही है, पंजाब के अंदर चल रही है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो क्यों नहीं आप इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर देते ताकि लोगों को ओनरशिप मिले, उनको अपने इलाके का इख्तियार मिले, वो अपने लोगों को सर्व कर सके। आप बदकिस्मती ये है कि किस शहर कराची के मेयर के पास 1 से 4 ग्रेड के लोगों को नौकरी देने का भी इख्तियार नहीं था। उन्होंने एक इश्तिहार शाया किया, सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर फौरन बैन लगा दिया। ये हालत कर दी है जबकि 1 से लेके 15 ग्रेड तक का जो नौकरियां होती हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने पिछले 12 साल में 3 लाख नौकरियां दी हैं। 3 लाख नौकरियों में से मुश्किल से मैं कह रहा हूं कि शायद 2000 नौकरियां कराची के लोगों को दी गई हों।
ये नाइंसाफियां हैं। इन नाइंसाफियों के असरात अच्छे नहीं निकलते हैं। इसके ऊपर रियासत को फैसला करना चाहिए और अपनी तरजीहात में कराची को सबसे ऊपर लाना चाहिए। जो वहाँ के इलेक्टेड लोग हैं, या तो कुछ ऐसा तरीक़ाकार हो कि वही कराची के तमाम मामलात और इंतज़ामात संभाल सकें, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्वियसली मुंसलिक हैं तमाम चीज़ों से और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं। आमिर खान साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। ये जो अभी ख़बर हमारे पास आई है MQM पाकिस्तान के लंदन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि 7 कोई प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में MQM की, आप लोगों ने कोई कानूनी दरख्वास्त दी है और इसमें अल्ताफ़ हुसैन की जो लंदन में रिहाइश गाह है वो भी शामिल है। इसकी क्या तफसीलात हैं? देखें, ये जो मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें मैं आपकी इल्म में ले आता हूँ कि ये हमारे इल्म में पहले नहीं थी कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो MQM के नाम पर हैं। जब हमारे ये इल्म में आई तो फिर हमने उसके ऊपर, और इल्म में भी कैसे आई आपने देखा होगा, पिछले चंद माह से वहाँ पर मोहम्मद अनवर और तारिक मीर साहब ये कई दफ़ा मीडिया के ऊपर आकर कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान MQM पाकिस्तान अगर ये कहे कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ उनको दी जाएं, जो कि शोहदा जो इस तहरीक की वजह से जिनकी जाने गई हैं उनकी अमानत है, तो हमने उसकी थोड़ी सी तफसीलात इकट्ठा की हैं और उसके ऊपर फिर हमने वहाँ पर एक दरख्वास्त लगाई है जो अमीनुल हक साहब के नाम से वो पिटीशन लगाई गई है कि भाई ये MQM के कारकुनान का हक है, जो उन फैमिलीज़ का कि जो शहीद हुए, तो ये लगाई गई है। और उसके ऊपर दायरे के बरतानिया का एक अपना अदालती निज़ाम है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से इसके ऊपर एक मुनासिब और अच्छा फ़ैसला आएगा। और जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये तमाम, अगर पैसा आ जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ हमारे हवाले होती हैं, तो वो उसका एक एक पैसा जो है उन शोहदा की फैमिलीज़ पे ही खर्च होगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब हमसे बात कर रहे थे। 7 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं लंदन में जो कि MQM पाकिस्तान की मलकियत हैं और इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो एक जमा कराई गई है। अल्ताफ़ हुसैन की रिहाइश गाह समेत 7 जायदादें ऐसी हैं जिस पर उनका मानना यह है कि वो MQM की हैं और उनके शोहदा पर ये पैसा लगेगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के हवाले से मज़ीद बात होगी। अपने अगले पैनल का आपसे तारुफ करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 1100 अरब का कराची पैकेज अनाउंस हुआ। वज़ीर आज़म गए और उन्होंने कहा कि इसमें विफाक और सूबाई हुकूमत दोनों का हिस्सा है। और उसके बाद ऐसे एक दौड़ लगी बयानात की जिसमें आपको हर तरफ से ये बताना शुरू हो गए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कि हमारा इतना शेयर है और दूसरी पार्टी का इतना शेयर है और इतने अरब हम लगाएंगे, वो कम लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई काम करेंगे भी या नहीं करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक ही ये मामला हम देखेंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं और अपने अगले पैनल का भी आपसे तारुफ करवा दें। मेंबर सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले तो सिराज कासिम तेली साहब, क्योंकि आपका ये जो मुतालबा था कि काम जो है वो आप फौज के इदारों से करवाएं कराची में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके पास कैपेसिटी है, वो कर लेंगे। लेकिन चलें, एक चीज़ अच्छी हुई थी कि सब स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए, वज़ीर आज़म भी गए और 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हो गया। लेकिन उसके बाद जो बयानात का सिलसिला है और अगेन वही कि लगता है ऐसा है कि हर किसी की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। सो आपको लग रहा है कि वाकई ये कहीं ना कहीं ये लग जाएगा, कराची पैकेज काम शुरू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि देखे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको सियासत की नजर न करने दें। नंबर 2 बात ये है कि मैंने जो कहा था आई स्टैंड बाय इट, वो बड़ी सिंपल सी बात है कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी फौज के NDA में और FWO जैसे इदारों के पास है। और इसमें कोई भी इदारा हो, फौज का, ये दो हो या नेवी हो, कोई भी हो, अगर कैपेबिलिटी है तो हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, मुराद अली शाह साहब ने अभी
एक काम दिया है FWO को, जिसमें 10 वो अंडर पासेस एंड फ्लाईओवर्स है। FWO को ही दिया ना। क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो काबिल है, उनके पास एक कैपेबिलिटी है, ऐसे लोग हैं तो वो काम अच्छा करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों हुकूमतों से भी कि ये इस काम उनसे कराए ताकि काम अच्छा हो, सही हो, टाइमली हो। दूसरी बात ये है कि कितने पैसे किसने देने हैं, पैसे तो सारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, चाहे इनके पास हो चाहे उनके पास हो, और इसमें कोई नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कराची वालों का जो 70% रेवेन्यू फेडरल हुकूमत में जाता है और 95 प्रोविंशियल हुकूमत में जाता है, तो ये जो रेवेन्यू है इस पे सबसे पहला हक अवाम का है, कराची का है। और अब कराची का ये हाल 20-25 सालों में कर दिया है, तो बिस्मिल्लाह करे, बातें ना करे और ये दे दे तो बेहतर है। इसलिए कि मैं 2 महीने से यही शोर कर रहा था और अब करूंगा, और ये भी कंटिन्यू करूंगा जब तक लगेगा नहीं। हालांकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, कोई समझता है कि ये क्या है या क्यों है, मगर मैं क्या करूं, जो सच है वो बोलना है। और हर हुकूमत को ऐसा लगता है कि उनकी मनपसंद के लोग आ जाए ताकि उनको सवाल भी ना करे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। काम तो चलेगा जब कोई ना कोई शोर करेगा। आप कह रहे हैं आप बात करते रहेंगे, सियासत की नजर ये मामला नहीं होने देंगे, लेकिन अवाम ऑब्वियसली ये नहीं देख रही कि भाई पीपल्स पार्टी या PTI कितना पैसा लगाते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई काम शुरू कर दो, किसी की जानिब से भी हो, लेकिन कराची के अवाम को रिलीफ दे दो। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इतनी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो बातें हो रही हैं, इतना इस लेवल का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके साथ आपको लग रहा है कि काम कहीं हो जाएगा? ये कराची पैकेज जो अनाउंस हुआ है, ये पैसे लग जाएंगे कराची के अवाम पर? माफ कीजिएगा, 1100 अरब रुपए कोई कम रकम नहीं होती, इसलिए मेरा जरा जवाब सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, बीच में काटेंगे नहीं तो मेहरबानी होगी। देखिए, सबसे पहले जो मैंने अखबार में पढ़ा, मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास सिंध में चलते हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 800 अरब रुपए की एलोकेशन रखी हुई है, जिसको ऑनगोइंग स्कीम कहा जाता है और वो चंद सालों में उनको पूरा होना है। 800 अरब रुपए पर अगर वफाकी हुकूमत मैचिंग ग्रांट दे दे, यानी 800 अरब और दे दे, तो वाकई कराची में इनकलाब आ सकता है। पहला स्टेटमेंट ये था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आए और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये सारी बातें हुई होंगी, और फिर उसके बाद अनाउंस हुआ कि 1100 अरब रुपए का पैकेज। उसके बाद जो बातें हुई कि जी किसका कितना पैसा है, किसका कितना पैसा है तो ये मुल्क का पैसा, ये तो है अवाम के सब पैसा। सिंध का अगर है तो वो भी अवाम का है, और वफाक का पैसा है तो भी अवाम का है, क्योंकि अवाम के टैक्सों से किटी भरती है। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आनी नहीं चाहिए थी। पॉलिटिक्स की नजर अगर कोई करता है तो मैं उसको रोक नहीं सकता। अभी असद उमर साहब का बयान आया कि हम मानते हैं कि इस सारे 1100 पैकेज में 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत के बजटरी एलोकेशंस में रखे हुए हैं, और उसमें अगर ऐड करते हैं तो 350 अरब रुपए ऐड होते हैं और उसका टोटल बनता है 1100। ये भी आप सुन लें कि ये 1100 अरब रुपए खर्च होने 3-4 सालों में, 3-4 सालों में खर्च होने, एक साल में खर्च होने वाली कभी किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी, कभी किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी। अब इसको चलने दें, मेहरबानी फरमाएं। ये मेरा शहर है, आपका शहर है, तेली साहब का शहर है, किसी का भी शहर है, सबका है, इनको चलने दें। चलने के लिए किसको दी जाती है? जब ऑनगोइंग स्कीमें हैं तो वो किसी न किसी को, यही तो कह रहे हैं वो एक सेकंड में आप बयानों से नहीं निकल रहे। आप काटेंगी मुझे तो मैं बंद कर दूंगा। मेरी सुन ले पहली बात, ये सारी ऑनगोइंग सप्लीमेंट्री सवाल मैंने किया आपसे, चलती हुई स्कीमें जो, मैं जवाब तो देना, फिर जवाब लेने देना। ये चलती हुई स्कीमें किसी न किसी को ठेके पर या किसी न किसी को असाइन की हुई होंगी,
और ये नहीं है कि सिंध में FWO ने कोई काम नहीं किया। ये जाम शोरों से सेवन तक जो रोड बन रहा है ये FWO ही बना रहा है ना। ये जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत से गिना सकता हूं, FWO बना रही है। हमें FWO को देने में कोई हर्ज नहीं है, NH पर देने को कोई हर्ज नहीं है। मैं कह रहा हूं काम हो और क्वालिटी वाला काम हो। आप भी चाहते हैं कि काम हो और क्वालिटी वाला काम हो और टाइम से काम हो, ठीक है। इस लिहाज से FWO एक है। अफवाज पाकिस्तान का एक मिनट, अफवाज पाकिस्तान का एक इदारा है, वो इदारा ठेके उठाता है, ठेके उठा के उनको पूरा करता है और हमें उन पर एक कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा काम करते हैं, तो हमें कोई एतराज थोड़ी है। लेकिन ये सारे ठेके, ये सारे काम, ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, ये नए प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये K4 नया नहीं है। ये दूसरे जो प्रोग्रेस है, हाईवेज हैं और ब्रिजेस हैं, ये सारे पुराने चलते हुए हैं जिनको पूरा होने दें। बहस की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। सर मैं आगे बढ़ती हूँ। खुर्रम शेर जमान साहब, आपने बात सुन ली, वो कह रहे हैं कि भाई इनको बढ़ने दें, आगे चलने दें। सो ऑब्वियसली कौन नहीं चलने दे रहा? मेरा तो सवाल यही होगा कि ऑब्वियसली निसार खोड़ो साहब की पार्टी की हुकूमत है सिंध में, तो क्या आप लोग नहीं चलने दे रहे, MQM नहीं चलने दे रही, तेली साहब नहीं चलने दे रहे, कौन नहीं चलने दे रहा? और ये जो 1100 अरब इन्होंने कहा कि बड़ी रकम नहीं है कराची के लिए, तो ये अगले 3 साल में जो ख़त्म होना, अगले 3 साल में ये ऑब्वियसली लगना है, उस हिसाब से तो रोज़ाना कराची पर 1 अरब रुपया जो है वो खर्च होना चाहिए। तो ये शुरू तो करें आप लोग, तो बयानात से ही नहीं निकल रहे खुर्रम शेर जमान साहब। नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है बयानात की। सबसे पहले सिराज साहब ने जो बात फरमाई है, मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि कराची के अंदर तो इश्यूज रहे, हमने देखे 10-12 साल से काम नहीं हुआ है, तो बिल्कुल इन्होंने भी आवाज़ उठाई है। जो आवाज़ उठाई है बिल्कुल सही उठाई है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसमें आपने देखा है कि उन्होंने एक साइड पे वज़ीर आला साहब को बिठाया, दूसरी साइड पे गवर्नर साहब बैठे और मिलकर ये फैसला हुआ है कि कराची की खातिर हमने तमाम अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखना है और ये 1100 अरब रुपए जो है ये हमने मिलकर खर्च करने हैं। जिसमें आपने सादिया सुना होगा कि वजीर आजम साहब ने कहा कि ये पैसा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो मिलकर खर्च करेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका ब्रेकअप भी आपको पूरा दे सकता हूँ 1100 अरब रुपए का। उसमें इसका ब्रेकअप यह है कि 350 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने खर्च करने, 350 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने खर्च ने जो अनाउंस किया उसमें उनकी एक बयान था, बड़ा जबरदस्त बयान था। लोगों ने वो स्टेटमेंट सुना, लोगों ने कहीं वजीर आजम के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई इसमें विफाक कितने देगा, सूबा इतने देगा। उन्होंने कहा भाई 1100 अरब का पैकेज है, इसमें विफाक और सूबे दोनों का हिस्सा शामिल है। सो समझ में आता था कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं। वजीर आजम कराची से गए और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया कि हमारा इतना शेयर है, तुम्हारा इतना शेयर है। देखें उसमें मैं आपको बताऊं उसका रीज़न क्या है। देखें ज़ाहिर है कि इंसान को थोड़ी गिल्ट ट्रिप भी आती है कि 12 साल से हमने काम नहीं कर पाए, जो भी फेलियर्स थे, जो भी रीज़न है उसके लिए। लेकिन अगर अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने इनिशिएटिव लिया और वज़ीर आला साहब को भी बिठाया, गवर्नर को बिठाया और मिलकर ये फैसला किया कराची के लिए काम करना है, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट आई या उनके जो एडवाइजर्स की स्टेटमेंट आई वो नामुनासिब स्टेटमेंट थी, जिसकी बेसिस पे फिर असद उमर साहब ने एक पूरा ब्रेकअप दे दिया कि 1100 अरब रुपए का ब्रेकअप है क्या। जिस तरह निसार खोड़ो साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करता हूं कि हमने इस काम को आगे बढ़ाना है। तो 3 साल का इसका टारगेट है 2023 का, जिसके अंदर कराची की जो सबसे बड़ा इशू है पीने के पानी का, K4 का, उसका कंप्लीशन है। गार्बेज का जो डिस्पोजल है वो उसको एड्रेस करना है। जो आपका गंदा पानी है वो मरीन लाइफ तबाह कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ऐसे बेशतर ऐसे रोड्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है, उससे कंप्लीट करना है। और कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के जो इशूज हैं उसको हमने एड्रेस करने की, कराची के ट्रांसपोर्ट। और आखिर में जो अल्लाह की नेमत आती है, बारिश जो जहमत में तब्दील हो जाती है, स्टॉर्म ड्रेन्स को हमेशा के लिए उसको एड्रेस करना है। वहां पे जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाना है, वहां पे जो लोग डिस्प्लेस होंगे उनको कोई जगह पे रखना है। सो हम बहुत ज्यादा कमिटेड हैं इस बात पे। ऑल्दो मैं ये बात कहता हूं कि कड़वा घूंट है तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन हमने पिया कराची की खातिर पिया, सूबे सिंध की खातिर पिया और हम मिलकर काम कर रहे हैं इनके साथ। हमारी कोशिश ये, देखें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ सादिया इस कमेटी से। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले इश्यूज आते थे कि कुछ एरियाज DHA के अंदर आते थे, कुछ एरियाज CBC के अंदर आते थे,
जाएंगे, कहीं पे एलडीए, कहीं पे एमडीए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को साथ बैठकर काम करने में ये फायदा हुआ है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इसको देखेगी और उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे कोई इश्यूज आते हैं तो उसको एड्रेस किया जाए। आखिर में मैं बात कहूंगा कि सिराज तेली साहब ने जो फरमाया कि ये काम जो है वो आर्मी से करवाए जाएं या एफडब्ल्यू से करवाए जाएं, तो देखिए उसका जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होंगे, टेंडर्स होंगे, जो लोएस्ट बिडिंग जिसकी होगी उनसे काम कराया जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर हम ये ना भूलें कि इसका क्रेडिट जो है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा जाता है कि वो साथ बैठे हैं और उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, क्वालिटी के साथ काम होगा, टाइमली काम होगा और साथ साथ टाइम लाइन जो है वो सादिया दे दी गई है कि 2023 में ये सारे काम हमने बात करें। शायद सिराज कासिम तेली साहब भी वो उनके इदारों की इसीलिए बात कर रहे हैं कि जहां पर ऑब्वियसली बाकी आपके अपने इदारे नाकाम नजर आते हैं। अभी कराची की बारिशों में भी हम देख रहे थे वहां से सड़कों से पानी निकालने का काम कौन कर रहा था? आपके वहाँ सिविल, लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं थी ना सादिया। सिराज कासिम तेली साहब गालिबन कुछ सादिया, मेरी आपसे जी बिल्कुल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सादिया कि देखिए याद रखें कि सूबे सिंध के अंदर जितना भी काम है, जितनी जिम्मेदारियां हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है ना, वो जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की तो नहीं है। अगर फेलियर हुआ है तो उनका हुआ है, बट स्टिल हम उनके साथ आ जाके बैठे हैं और हम काम करना चाह रहे हैं। हमने तो ये बात ताकि कल को हमें आप बिल्कुल सही, हेलो बिल्कुल सही, मैंने यही कहा है जी। सिराज कासिम तेली साहब सर, मेरी मुझे सिर्फ ये कहना है, कोई मेरी कहना है कि अभी मैं बात सुन रहा था निसार खोरो साहब आपकी, वो मुझे इसमें बात एक समझ में आई और मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये सारे वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे और है जिसपे ऑलरेडी काम सिंध गवर्नमेंट अगर कर रही थी, जैसे K4 वगैरह है, तो फिर ये पैकेज मैंने कहा ना कि 3 साल का ये पैकेज 1100 का फिर काफी नहीं है। इसलिए कि हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो ऑनगोइंग में नहीं था। ऑनगोइंग में जो काम था वो होना चाहिए, उसमें कोई इनकार ही नहीं है, वो अच्छी बात है। बट पॉइंट है कि कराची के रोड, कराची की सीवरेज, कराची की रेन वाटर का कम काम, ये सारी चीजें अगर ऑनगोइंग में थी तो ठीक है, अगर नहीं है तो और पैसा चाहिए। और देखें इस कराची जैसे शहर के लिए 1100 अरब रुपया अगर आप हिसाब लगाओ तो 360 अरब रुपया साल का हुआ। तो ये जैसे सादिया ने कहा ना कि रोज का 1 अरब रुपया है, इट्स नॉट इनफ। इस शहर के साथ कितना नुकसान, उस हिसाब से रोज 1 अरब रुपया आप खर्च करें, फिर 1113 अरब 3 साल में पूरा होगा। निसार साहब ने एक और बात अच्छी क्लियर कर दी जी कि ये जो इदारे हैं सब हमारे हैं और इनके थ्रू काम कराना अच्छी बात है। तो ये तो अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब क्वेश्चन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन सिंध हुकूमत कितना फास्ट करती है, और उसमें मैं समझता हूँ सही निसार को अपना रोल प्ले करना चाहिए, स्पीडी अमल कराना चाहिए। सही है। निसार खोड़ो साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड। जी निसार खोड़ो साहब। मैं अर्ज करूं। देखें साहब, आप कह रही हैं कि काम शुरू क्यों नहीं हो रहा। एक तो यहां अभी बारिश से आप निकले नहीं हो और आप कह रहे हो कि कल तक काम हो जाए। मैं समझता हूं कि इसको बहस में लाने की बजाय इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस पे ज्यादा मरकज फोकस करना चाहिए कि प्रोग्रेस कितनी है। हर एक प्रोजेक्ट को देखो, उसका देखो कि भाई इसकी प्रोग्रेस कितनी है, उस पर सवाल जवाब करो तो वो बेहतर होगा। फंडिंग कहां से आती है? फंडिंग आती है वफाक से। उठते हुए तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यहां 17 खरब चाहिए। जवाब वफाक से क्या आया? हम तो कौड़ी नहीं देंगे। मैंने नहीं कहा था, हमने डिमांड की थी वफाक से। हम कराची इस पाकिस्तान का एक शहर है, बड़ा शहर है। हमने अगर डिमांड की थी कि भाई अगर तुमने ट्रांसफॉर्म करना है कराची को और दुनिया के मुकाबले में ले आना है तो यहां तो खरबों रुपए चाहिए। ये खरबों रुपए जो इस शहर को यूं कर दे, इसका जवाब बहुत बुरा आया था। शिबली फराज साहब ने जवाब दे दिया, हम तो कौड़ी नहीं देंगे, हम ये नहीं करते। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। आज भी उन्होंने कह दिया ये जो पैसे हैं गांव में नहीं लगेंगे। अरे भाई गांव में नहीं लगे तो एक्स्ट्रा दे दो, एक्स्ट्रा दे दो।
हमारे पास अगर कम है तो आपने कम दिए ना हमें बजट एलोकेशन अगर पूरी आप करके नहीं देते हो तो आप नहीं करके देते हो ना। अगर हमें अपनी तरक्याती मद की फंडिंग जो है, बजट जो हमें कट करनी पड़ी, तो आपने मजबूर किया ना कि हम कट करें। 200-225 अरब रुपए की तरक्याती बजट होती है साल की, अभी इस साल उन्होंने 160 अरब की 160 अरब किसकी वजह से? वफाक की वजह से। उन्होंने कम पैसे दिए तो हमने कम रखे। बताते वो हैं कि इतनी बजट बनाओ और वो भी पूरी नहीं करते। फिर मैं किसको कहूं? सिराज कासिम तेली साहब को कहूं कि वो चंदा करके बना दें हमें? बात यही है कि हमारी जो जैसे कहते हैं ना, बरक गिरती है तो मुसलमानों पर, बरक गिरती है तो देखो, बरक यहां गिरती है तो तरक्याती फंड पर गिरती है। तनख्वाहें तो देनी पड़ती हैं, डिपार्टमेंट्स को देने पड़ता है। बरक अगर गिरती है तो तरक्याती फंड पे गिरती है, उसको कटौती करनी पड़ती है, हर साल कटौती करनी पड़ती है। ये हमारा हाल है। उसमें हमसे कहा जा रहा है कि हम बुरे हैं। हम अगर वफादार नहीं तो तुम भी तो दिलदार नहीं। चलें ठीक है, ये इसका जवाब मैं लेती हूँ खुर्रम शेर ज़मान साहब से। उनकी जमात की हुक्मरानी है वफाक में, और वफाक वो कहते हैं कि जी पैसे ही नहीं देता और सारी की सारी जो बरक है वो गिरती है तरक्याती फ़ंड पे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंध हुकूमत को पैसे कम, वो कह रहे हैं कि जी देते हैं तो फिर हम आगे क्या करेंगे? आगे भी कटौती करनी पड़ती है, हमारे भी बड़े मसाइल हैं, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। जवाब लेते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खुर्रम शेर ज़मान साहब, निसार खोड़ो साहब की आपने बात सुनी ब्रेक पे जाने से पहले कि वफाक की तरफ से पैसा कम दिया जाता है और तरक्याती फ़ंड पे जो बार बार कटौती की जाती है, उसका पहले मैं चाहती हूँ जवाब देते हैं आप। नहीं, देखें सादिया, मैं समझता हूं कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन और इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना नामुनासिब है। इन बातों से अवाम जो है गुमराह होती है। देखें, एक निज़ाम बन चुका है। एनएफसी के बाद 18वीं तरमीम आई है। 18वीं तरमीम में एक सिस्टम बन चुका है, ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेट बैंक में पैसे सिंध हुकूमत के जमा हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन करके कहना है कि इतने पैसे आज रोक दो, इतने पैसे आज जाने दो, या शिबली फराज ने रोकना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना इनका शेयर है, जितना ये जमा करते हैं, उस शेयर के हिसाब से वो पैसे इनको मिल जाते हैं। हाँ, ये ख्वाहिशात तो जरूर हो सकती हैं कि अगले साल में बोले हमें 500 अरब रुपए दे दो, लेकिन जो आपका शेयर होगा उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और ये एनएफसी आपके दौर में हुई थी, हमारे दौर में नहीं हुआ था ये फैसला 18वीं तरमीम का। दूसरी गुजारिश मेरी सादी आपसे यह है कि आप नहीं समझती कि पिछले 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध में पैसा नहीं मिला है। अरबों रुपए इनको मिले, अरबों रुपए मिलने के बावजूद सादिया, आज सूबे सिंध के लोगों के पास पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। आज स्कूलों में तालीम नहीं है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज उस स्टैंडर्ड का नहीं है। आज सूबे सिंध के अंदर यहाँ पे अमन व अमान नहीं है। तो तहरीक इंसाफ तो पिछले 12 साल से नहीं थी ना। आपकी भी हुकूमत थी, जब जरदारी साहब सदर थे उस वक्त क्या आपके हालात थे? जब नवाज शरीफ थे उस वक्त आपके क्या हालात थे? ये आपका 5वां दौर है सूबे सिंध के अंदर, ये पहला नहीं है, लेकिन आज भी हालात हैं। दूसरी बात सादिया, मैं आखिरी बात आपसे कहूं कि चलें हम मान लेते हैं आपको कराची से वोट नहीं मिला, कराची के साथ आपका सौतेली माँ वाला सलूक था, तो मेरा सवाल है कि जहां से फर्जंदे जरदारी जीत कर आए हैं लड़काना, वहां के लोगों को क्या आज बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हैं? जरदारी साहब जहां से जीत कर आए नवाब शाह से, वहां के लोगों को आज ये फैसिलिटीज मिल रही हैं? या लड़का या सेवन से जहां से आपके मुराद अली शाह साहब जीत कर आए वहां पे कुछ हो रहा है? कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल रही है। वाटर कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी चीफ जस्टिस के सामने कि 70% लोग जो सूबे सिंध में पानी पीते हैं इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये मेरी नहीं थी। अगर कुत्ते काटने से लड़काने में लोग मरते हैं तो वो आपका शहर है लड़काना। थर के अंदर बच्चे अगर मर रहे हैं भूख से, वो आपका है जहां से आप जीत कर आए। तो कराची के लोगों को तो आपने डिलीवर नहीं किया सर, लेकिन जिन इलाकों से आप जीते हुए हैं, आपके एमपीएज हैं, आपके मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर बने, आपके कराची का, चलो ये कह सकते हैं कि वहां से वोट नहीं पड़ता तो वहां आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदरूने सिंध जहां जहां से वोट पड़े हैं आपने वो चीजें गिनवा दी कि वहां पे क्या हालात है। सिराज कासिम तेली साहब, ये जरा कराची के हवाले से अगर हम फोकस रखें, जो निसार सर मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं सिराज कासिम सर खोड़ो साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ, ये जरा सिराज कासिम तेली साहब कुछ ऐड कर लें पहले।
जी बोल। बात ये है कि ये सियासत जो हो रही है इस वक्त वो अपनी जगह पे करते रहे, मगर आजकल ना करे थोड़े दिन और ये कराची का काम करने दें तो इन दोनों पार्टियों की मेहरबानी होगी। इसलिए कि मैं तो देखो जब बात करता हूँ ना, ये पॉलिटिकल लोग बड़े परेशान होते हैं, ये फिर ये ढूंढते हैं अपने मनपसंद के लोग ताकि उनसे बात करे, ताकि वो हाँ में लाए। अब ये मेरे से होता नहीं है। जो सियासत में बैठता है तो अपने मैंडेट की बात करता है कि हमारा मैंडेट, और मगर बिजनेस कम्युनिटी का जो मैंडेट है वो उनको समझ में नहीं आता। वहाँ वो ऐसे लोग जमा करते हैं कि फिर उनकी मर्जी के हो, उनके रिश्तेदार हो, बहनों ही हो, ताकि उनका काम चले। इसलिए मैं सियासी बात नहीं करूँगा, मैं फिर भी यही बात करूँगा कि देखें कराची वालों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत काम बर्दाश्त हो गया है। सातों इंडस्ट्रियल जोन का हाल जाके देख लो, जीपेबल रोड नहीं है। सबसे पहला काम तो इन हुकूमतों को इंडस्ट्रियल जोन के रोड और सीवरेज सिस्टम और नाले बनाने चाहिए ताकि हमारे फॉरेनर मेहमान इधर आ सके, हमारा काम बढ़े। 70% नहीं, हम 90% देंगे टैक्स। हम पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं और आप हम सब हमारे साथ ये करते हो। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब मेरी नजर में तो हर सियासतदान अपने हिसाब से चलता है और बिजनेस कम्युनिटी उनकी नजर में वही है, जो इनके चमचे हो या इनके दोस्त हो वही है, और जेन्युइन मैंडेट जो बिजनेस कम्युनिटी का है इनको नजर नहीं आता। अच्छा, तो मैं क्या कहूँ। ठीक है, आप ओके सर, गॉट योर पॉइंट। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, ये इसमें वजन है कि भाई कुछ अरसे के लिए तमाम जमातें सियासत छोड़ दें, कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कराची को फोकस करें। निसार खोड़ो साहब, इस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और सर एक सवाल माफ कीजिए, माफ जी। हाँ, मैं कहूँगा मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सियासत चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सियासत चाहिए, तो इसलिए आप मौजू न बनाए कि सियासत कोई गाली नहीं है। मत कहें ऐसे कि सियासत को छोड़ें, पॉइंट स्कोरिंग बोलें, पॉइंट स्कोरिंग बोले। अभी तो ये नेगेटिव तरीके से हो रही है ना। एक मिनट, कभी कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। दूसरी बात, एक मिनट प्लीज आप सुन ले मेरी बात। खुर्रम शेर जमान ने 2-3 बातें की, मेरा छोटा भाई ये बोल सकता है। उसने कहा कि कराची से अगर आपको वोट नहीं मिलते इसलिए आपने वहां काम नहीं किया। मैं उसका ये जवाब दे सकता हूं कि 1993 में भी पीपुल्स पार्टी को कराची ने वोट नहीं किया, लेकिन उस वक्त बेनजीर भुट्टो शहीद ने 221 अरब रुपए कराची का पैकेज अनाउंस किया था, और वहां उस वक्त के 221 अरब रुपए यहां खरबों के मुकाबले में है। तो मैं कह सकता हूं, क्रिटिसाइज कर सकता हूं कि जी इमरान खान साहब ने 300 अरब देकर कोई बड़ी बात नहीं की है। दूसरी बात यह है कि जी अभी उन्होंने कहा एनएफसी और 18वीं तरमीम और सब कुछ। एनएफसी 2015 में आना चाहिए था, अभी तक 2018 या 20 हुआ है। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो 2018 से है। 2 साल में एनएफसी अवार्ड का पता चलना चाहिए था ना, क्यों नहीं पता दिया, क्यों नहीं इसका अनाउंसमेंट हुई? अनाउंसमेंट बताएं क्यों होती है? मर्दमशुमारी पर, इस एनएफसी में मर्दमशुमारी का 82% है, और मर्दमशुमारी हुई 2017 में। अभी तक पाकिस्तान को पता नहीं है कि हम कुल हैं कितने। ऑथेंटिक नोटिफाइड लिस्ट जारी वफाकी हुकूमत ने नहीं की। 3 साल हो गए, हमें पता नहीं कि हम कितने हैं। हमें जब पता नहीं कि हम कितने हैं तो हमें एनएफसी का कितना पता होगा, कितना हम ऐसा है। और ये अगर नवाबशाह में काम नहीं हुआ, लाड़काना में काम नहीं हुआ, शिकारपुर में काम नहीं हुआ, बदीन में काम नहीं हुआ, कराची में काम नहीं हुआ, तो फिर मैं तो वही बात कर रहा हूं। एनएफसी दोगे तो हर शहर में कुछ बेहतरी आएगी ना। उसमें कराची भी है, उसमें दूसरे इलाके भी हैं। अगर कमी पेशी है तो जाहिर है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, शहर भी बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, लोगों के मसलाइल बढ़ रहे हैं, तो उसको काउंटर कैसे किया जाता है? फंडिंग से। फंडिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा कुछ ना कुछ देखभाल कर सकेंगे। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं ना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुर्रम ने मदीन का नाम भी ले लिया। फंडिंग है, एनएफसी दोगे, तरक्याती फंड ज्यादा दोगे तो ही काम होगा सिंध में। तो कैसे होगा? और बताएं, कोई तरीका है तो
हमने तो ये भी किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक नोड हमने बना दिया। हमने थर को डेवलप कर दिया कि जहां बिजली पैदा हो रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियाद पर। हमने रोड बना लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बुनियादों पर। हमें पास नहीं है पैसे, देखिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है ना, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सीपेक को लाया। सीपेक को क्यों लाए हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे वो लगाएं, जमीन हमारे डेवलप करके दें और वहां से कमाएं भी और हमारा पाकिस्तान भी बेहतर हो जाए। समझ आई बात? ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हमने शुरू ये किया। तो वो कह रहे हैं कि जनाब और कोई तरीका है नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो शुरू की है और मामला एनएफसी का है। इस पे ज़रा एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और दूसरा एक बड़ा अहम और पुराना मामला जिस पर बहुत बात भी की जाती है वो कोटा सिस्टम का है। 1973 के आइन में 40 साल के लिए कोटे सिस्टम का निफाज किया गया। फिर 2013 में जब इसकी मुद्दत ख़त्म हुई तो आइन से मुतसादिम इसको ख़त्म करने की बजाय मज़ीद 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सो ये सर मैं पूछ रही हूँ सर, पहले ये कोटा सिस्टम के बारे में बात कर लूँ, एनएसए का भी जवाब देंगे शेरजमान साहब। कोटा सिस्टम का अच्छा देखिए, बात असल में यह है कि हर दफ़ा ये कहना की बात होती है कि हमें पैसा नहीं मिला। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो किताबें छापते हैं आपकी बेज़ाब्तियों के ऊपर अरबों रुपए की हर साल, वो पैसा भी तो है ना खोड़ो साहब। वो पैसा कहाँ जाता है? आप खोलें किताबें जाके, आपको ज़कात के अकाउंट के अंदर भी आपको बेज़ाब्तियां मिलेंगी। अरबों रुपए की रेगुलरिटीज हैं जो मैं कंप्लीट करूँ सर, मैं कंप्लीट करूँ। जो खोड़ो साहब ने बात की एनएफसी के बारे में, देखिए वो बात उनकी गलत नहीं है, वो बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइम आया है कि हम इस चीज़ को फाइनलाइज करें कि हमारी आबादी कितनी है। जो बात ये सही कहेंगे मैं उनको सेकंड करूंगा। बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको जल्द से जल्द फाइनलाइज किया जाए ताकि हमें पता चले कि हमारी गिनती की है, ये इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना है। लेकिन देखिए उन सारी बातों का ताल्लुक इससे तो नहीं है कि जो पैसा आ रहा है वो खर्च नहीं हो रहा। खोड़ो साहब पैसे के तो मसाइल है ना हमारे सामने, हम देखते हुए रहे हैं कि कितने केसेस चल रहे हैं, कितने इशूज हैं। और आप देखें कि छोटे छोटे मसाइल हैं। देखिए मैं तो सादिया ये कहता हूं कि चले हम सिंध हुकूमत को माफ कर देते हैं, पूरा सूबा ये नहीं बना सके। हम इन्हें कहते हैं कि हमें एक शहर बता दें जो उन्होंने पूरे सिंध में बनाया, शहर भी माफ कर देते हैं। हम इन्हें कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट बना दें, डिस्ट्रिक्ट नहीं चले वो भी माफी। एक यूनियन काउंसिल पूरे सूबे सिंध के अंदर, मुझे खोड़ो साहब सीनियर है हमारे हमारे असेंबली में रहे, एक यूनियन काउंसिल बता दें पूरे सूबे सिंध के अंदर जहां पे तमाम बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हों, जहां पे आवाम को पीने का पानी मिले, जहां पे अच्छी तालीम मिले, जहां पे BHUs अच्छे बने, जहां पे सड़कें ठीक हों। एक जगह भी नहीं मैं चैलेंज करता हूं, ये नहीं बता सकते, मैं रिजाइन करने को तैयार हूं अपनी इस पोजीशन से। लेकिन देखें हमारी जिम्मेदारी है, खोड़ो साहब ने ठीक कहा, सियासत तो हम करेंगे, सियासत तो हमारा पेशा जरूरी है। पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल आपने कहा कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जो पैसे आए, जो फंड्स आए, हमारी जिम्मेदारी के सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ वो पैसा खर्च हो, कराची वालों के ऊपर खर्च हो और हमें आगे बढ़ना है। और बेहतरी इसमें पूरे सूबे की बेहतरी इसी के अंदर है। लेकिन आखिर बात में सादिया आपको ऐड करना चाहता हूं कि ये जो सिलसिला सारा शुरू किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मजबूत बनाने की कोशिश करें। बल्दियाती हुकूमत जो है असल हल वहीं से निकलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स जरूर लग रहे हैं, MKM को उस पर भी एतराज है कि जनाब वो एक ही जबान बोलने वाले क्यों रखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी एक बात आपको ऐड करना चाहूंगा सादिया। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का भी इशू है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से कल मिलकर आया हूं, जो कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर लगे और वजीर आला साहब ने लगाए, उनका मैंडेट था। मैंने उनसे बोला कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची के 4 मसाइल हैं, पीने और सीवरेज का पानी, इनके मसाइल हैं, सफाई सुथराई के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं और उसके साथ साथ एक पॉइंट मैंने उनसे और बोला। तो मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जनाब इनमें से तो किसी के इख्तियारात मेरे पास नहीं है, ना मैं पीने का पानी ठीक कर सकता हूँ, ना सीवरेज को ठीक कर सकता हूँ, ना मैं आपको ट्रांसपोर्ट लाके दे सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर यही रोना रोएंगे जो मेयर साहब कहते थे कि जो इख्तियारात, फिर ऑब्वियसली कैसे हल निकलेगा, अहम सवाल है। निसार खोड़ो साहब, खुर्रमशेर जमान साहब, सिराज कासिम तेली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।